Hello students, in this video we discuss chapter number 2, ideals of our constitution. Student, and the ideals includes justice, liberty, equality and freedom. So students, we are going to discuss these all in a great detail in this video. Student, if we talk about constitution, so constitution defines vital. Vital means important, crucial. Core मतलब basic. सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्पॉर्टेंट बेसिक फ्रेमवर्क बताता है हमारी कंट्री का. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली लिखा होता है कि हमारी कंट्री का फ्रेमवर्क कैसा होगा, हमारी गवर्नमेंट रन कैसे करेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं उसका रिलेशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ कैसा होगा, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलेशन जनरल पब्लिक के साथ कैसा होगा. दीज ऑल आर क्लियरली रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इट ऑल्सो कंटेन्स द नेशनल गोल्स. इसके अंदर हमारे नेशनल गोल्स भी हैं जो हमारी कंट्री के फाउंडेशन को फॉर्म करते हैं. हमारी कंट्री का फाउंडेशन फॉर्म करने के लिए हमें नेशनल गोल्स को जानना ज़रूरी है और ये जो नेशनल गोल्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर हम डिस्कस करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को. इट मीन्स ऑन 26 नवंबर 1949 इट वाज कंप्लीटेड बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी. हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने राइटिंग पार्ट 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. एंड नाउ हाउएवर इट कम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. पर ये इफेक्ट में कब से आया है स्टूडेंट, मतलब इफेक्ट को बोल सकते हो आप लागू कब से हुआ, इफेक्ट में कब से आया, 26 जनवरी 1950. तो स्टूडेंट क्या मतलब था, हमने क्यों वेट किया जब ये 26 नवंबर को कंप्लीट हो गया तो दिसंबर जनवरी तक 2 मंथ हमने क्यों वेट किया. तो वो वेट इसलिए किया क्योंकि हम इसको एक हिस्टोरिकल डेट के साथ कनेक्ट करना चाह रहे थे, उस डेट के साथ इसको कनेक्ट करना चाह रहे थे जिसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हो. तो 26 जनवरी की क्या इम्पोर्टेंस थी स्टूडेंट, की इम्पोर्टेंस थी कि 29 जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे 1929 में कांग्रेस के बहुत सारे सेशन हुए. तो एक सेशन कांग्रेस का हुआ था लाहौर में, कब, 1929 को. तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर कर दिया था कि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 26 जनवरी एज पूर्ण स्वराज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. तो देखो 1929 में तो हमें कोई आज़ादी नहीं मिली थी, पर लाहौर सेशन में कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया था कि इस डेट को हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करेंगे. पर उस टाइम तो हमें पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिली. फिर हमें इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को. तो इस डेट को मेमोरेबल बनाने के लिए हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको इफेक्ट में इस डेट से लेकर आए. ठीक है. सो व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया 26 जनवरी वॉज चूजन द डेट टू डिक्लेयर इंडिया आ रिपब्लिक. तो हमने 26 जनवरी, नवंबर के बाद 2 मंथ वेट किया, 26 जनवरी आई और उस दिन इंडिया को डिक्लेयर किया रिपब्लिक. नाउ फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट रिटर्न एंड मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट लॉन्गेस्ट तो है ही, रिटर्न भी है ही, लॉन्गेस्ट रिटर्न है, प्लस डिटेल में सब कुछ लिखा है, इसीलिए इट्स अ लॉन्गेस्ट रिटर्न डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. अरे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है और हर चीज़ को डिटेल में लिखा गया है उसमें. इन ऑर्डर टू गिव द पीपल ऑफ इंडिया द बेस्ट पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जो फ्रेमर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने दुनिया भर के जो उस टाइम तक कॉन्स्टिट्यूशन बन गए थे, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ ने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था उसके बेस्ट फीचर्स को स्टडी किया, इनकॉर्पोरेट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, सो दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया एंजॉय द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. आई बात समझ में. So why the constitution framers incorporated everything whatever is going on in the world so that we the people of India enjoy a very good constitution. समझ में आई बात. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने बहुत पढ़ाई की, दुनिया भर में अब तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बन गए थे उनकी पढ़ाई की, पढ़ने के बाद उनको लगा ओ माय गॉड दिस इज़ द बेस्ट फीचर, चलो इसको हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करते हैं, और हमने इंक्लूड कर लिया. So student, if somebody asks you
हु इज़ द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, बाद में जाके यही हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। Dr. Bhimrao Ambedkar is the chairman of drafting committee. Do remember, drafting committee के chairman थे Dr. B.R. Ambedkar. Bhimrao Ramji Ambedkar is the chairman of drafting committee. But the constituent assembly के जो chairman थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। ये बाद में जाके हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। Eminent members of constituent assembly. So student, now we'll see what we have taken from where. So we have taken fundamental rights and federal form of government. स्टेट गवर्नमेंट होगी, यूनियन गवर्नमेंट होगी। फंडामेंटल राइट्स हम कुछ हमारे नेटिव्स को देंगे, हमारे सिटीजन्स को देंगे। ये हमने कहाँ से लिया स्टूडेंट? यूएसए से लिया। कहाँ से लिया? यूएसए से। तो व्हाट वी बॉट फ्रॉम यूएसए? कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये दोनों चीज़ें हम यूएसए से लाए। फिर हम यूके से क्या लेके आए स्टूडेंट? यूके से हम लेके आए सिंगल सिटीजनशिप एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। नाउ वी हैव लोक सभा, राज्यसभा। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फ्रॉम वेयर वी गॉट फ्रॉम यूके। सिंगल सिटीजनशिप भी हमने कहाँ से ली? यूनाइटेड किंगडम, कॉमनली कॉल्ड ब्रिटेन भी आप बोल सकते हो। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आप लोगों ने क्लास 5 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, फंडामेंटल राइट्स भी पढ़े होंगे। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, बी बॉट फ्रॉम आयरलैंड। सो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किए। किस कॉन्स्टिट्यूशन से? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। फिर स्टूडेंट पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। हर सिटीजन को जब हमने कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं तो उसकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए। और ये जो 5 ईयर प्लान है कि आज बैठकर हम आने वाले 5 ईयर की प्लानिंग कर लेंगे और हर ईयर देखेंगे कि हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं, हमारे बड़े एम को हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं आफ्टर द एंड ऑफ दिस 5 ईयर। सो ये हमने बॉट किया यूएसएसआर से। ठीक है, अब तो यूएसएसआर बच्चा ब्रेक हो गया है और अब यूएसएसआर को आप जान सकते हो। यूएसएसआर का सबसे बड़ा कंपोनेंट था रशिया, तो आज भी रशिया बड़ा ही है। चलो, तो यूएसएसआर आज तो टूट गया। आज यूएसएसआर जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, पर जब यूएसएसआर था तो उसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था 5 ईयर प्लान्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो स्टूडेंट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट हो गया था 1949 में और उसके बाद से हमने बहुत सारे चेंजेस उसमें किए हैं। स्टूडेंट देखो, पहले सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है, तो हमने इसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं बनाया था। डाउरी जैसी प्रॉब्लम तो थी पर सोसाइटी उसको इजीली एक्सेप्ट कर ले रही थी, तो हमने डाउरी के लिए कोई प्रोविज़न नहीं बनाया था। अल्ट्रासाउंड जैसी मशीनें नहीं हुआ करती थी, तो आप फीमेल के वूम में गर्ल चाइल्ड है कि बॉय चाइल्ड है आप उसका सेल्फ डिटरमाइन नहीं कर सकते थे, तो हमने PNDT जैसा कोई एक्ट नहीं बनाया था। पर जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ जा रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चेंजेस करने पड़े। तो हमने हमारी ड्राफ्टिंग 1949 में कंप्लीट कर ली थी, पर उसके बाद से हम कंटिन्यूसली उसमें कुछ चेंजेस करते आ रहे हैं। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू चेंज एनीथिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ कॉल्ड अमेंडमेंट। ठीक है, yes student, it is very essential, very important that you have to change your constitution according to the changing conditions, and these modifications are made through a procedure called amendment। और ये जितने भी चेंजेस होंगे इनका एक प्रोसीजर होगा जिसको आप क्या बोलोगे? अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हो? 1 मार्क का क्वेश्चन 1 पूछ सकते हो, व्हाट इज अमेंडमेंट? तो अमेंडमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ चेंज इन द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू एन एक्ट। एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करते हो तो उसे क्या बोलेंगे बच्चा? अमेंडमेंट। व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज provisions of the constitution according to act, it is called constitution। So student, what is amendment? Modification in the constitution through an act is called amendment। चल हो गया। अमेंडमेंट हैव टू बी पास्ड इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बच्चा कोई भी अमेंडमेंट करोगे उसको दोनों हाउसेस से पास कराना पड़ेगा, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। ठीक है, और चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे। कई बार हमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज से भी उसे पास कराना होता है। व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन
जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में हमने अडॉप्ट किया था, 1949 26 नवंबर में जब हमने इसे अडॉप्ट किया था, तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे. इट कंटेन्स व्हेन इट वाज अडॉप्टेड 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स, बट नाउ इन 2022 मतलब टिल डेट अभी एक आध अमेंडमेंट और हो गया हो तो हम उसकी बात नहीं कर सकते. चलो, so now student we have 448 articles, 12 schedule. ठीक है, over 100 amendments we did on our constitution. देखो बेटा, जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था तो 395 आर्टिकल थे और सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे, पर आज 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं और 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हम कर चुके हैं. आगे बात समझ में, दोनों फिगर्स को याद रखें. जब अडॉप्ट किया था तो 395 थे, आज 448 है. पहले 8 शेड्यूल थे, आज 12 शेड्यूल है. अब हम बात करेंगे प्रीएम्बल. अब स्टूडेंट, ये जो प्रीएम्बल है, ये प्रीएम्बल होता है इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट विच एक्सप्लेन द गोल ऑफ द गवर्नमेंट. प्रीएम्बल से कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग होती है. ठीक है, वी हैव स्टार्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन विथ प्रीएम्बल. प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट के गोल्स बताता है. अब स्टूडेंट एक बात बताएं कि अगर पूछा जाए कि प्रीएम्बल से कॉन्स्टिट्यूशन लिखना किस कंट्री ने स्टार्ट किया था, तो प्रीएम्बल से कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने. विच कंट्री स्टार्टेड writing constitution with preamble? United States of America. And every country who made constitution after USA started following the same. Okay, चलो, तो इट स्टेट्स द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो पहली लाइन लिखेंगे व्हाट इज प्रीएम्बल में. मैम ने पूछा व्हाट इज प्रीएम्बल, तो व्हाट विल यू राइट? इट्स इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट विच एक्सप्लेन्स द गोल ऑफ गवर्नमेंट. ये इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है जो सरकार के गोल्स को बताएगा, उद्देश्य को बताएगा कि सरकार को क्या 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 करना है. देन इट ऑल्सो स्टेट्स द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का क्या एम है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. सो स्टूडेंट, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमेनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक. मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, ये पूरा आप पढ़ लें. और किसी भी स्टूडेंट को अगर कहीं प्रॉब्लम होती है, देखो तो वैसे तो हम इसका एक एक वर्ड यहाँ डिस्कस करेंगे. जैसे यहाँ लिखा है सेक्युलरिज्म, तो हम सेक्युलरिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिर हम सोशलिस्ट को डिस्कस करेंगे. पर अगर किसी को ऐसे लगता है कि भाई ये इनफ नहीं है, मुझे एक बार इसको हिंदी में पढ़ना चाहिए, तो वो हिंदी में भी इसी PDF में मैंने अवेल करवाया है. तो इस तरीके से मिल जाएगा स्टूडेंट आपको गूगल पे. भारत का संविधान उद्देशिका. ठीक है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना. तो ये हिंदी में भी आप लोग पढ़ सकते हैं और एक बार इंग्लिश में भी पढ़ें और एक बार हिंदी में भी पढ़ें. सबको पढ़ना है. ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक वर्ड को तो एक्सप्लेन मुझे करना ही है. एंड स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये हमने 1976 में इंक्लूड की है. आई होप यू ऑल हैव सीन ताशकंद फाइल. आप सब लोगों ने, मुझे लगता है, ताशकंद फाइल देखी ही होगी. अच्छी मूवी है, देखना चाहिए आप सबको. अगर नहीं देखी है तो देख लें, देखी है तो बहुत अच्छी बात है. तो उसमें 1976 का भी बहुत ज़्यादा डिबेट होता है 1976 पे. फिर सोशलिस्ट को, सेक्युलर को क्यों ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे भी उसमें डिबेट है. और स्पेसिफिक डिबेट है कि सोशलिस्ट कंट्री क्यों बन गई इंडिया, इससे किसको क्या फ़ायदा मिला. तो एक बार ताशकंद फाइल आप लोग ज़रूर देखेंगे. कब जुड़े दोनों वर्ड, सोशलिस्ट और सेक्युलर? 1976 में. अगर स्टूडेंट आप केयरफुली प्रीएम्बल को पढ़ेंगे तो ये बताएगा इट इज़ द पीपल ऑफ इंडिया हु आर स्टेटिंग देयर एम एंड गिविंग पावर टू देमसेल्फ. ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है स्टार्टिंग लाइन में, मैं जैसे मैंने पढ़ा वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये इंडिया के लोग ही हैं जो अपने एम्स को बता रहे हैं और अपने आप को पावर दे रहे हैं. ये डिपिक्ट करता है हमारे होप्स को, हमारे एस्पिरेशंस को, कि इंडिया के लोग क्या चाहते हैं, उनके एस्पिरेशन क्या है. जितनी भी गवर्नमेंट होती हैं उन्हें ये जो मेन प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इनको दिमाग में रखना पड़ता है वाइल फ्रेमिंग द लॉ. इफ़ एनी ऑफ द गवर्नमेंट वांट टू फ्रेम एनी ऑफ द लॉ विच इज़ नॉट एग्जिस्टिंग, इट हैज़ टू केयरफुली एग्जामाइन the basic nature of our constitution. It has to read the preamble. preamble में क्या लिखा है, उसके अंदर वाले फ्रेमवर्क में ही वो लॉ बना सकती है. सो स्टूडेंट, जो फर्स्ट वर्ड मिलेगा वो है सोवरेनिटी. ये हमारे प्रियम्बल में मेंशन है कि इंडिया एक सोवरेन नेशन मिलेगा. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोवरेन? हिंदी में बोलते हैं इसको संप्रभु.
It means oh, whatever decision internally externally we are taking it is our own. हमारे नरेंद्र मोदी को 370 हटाना है तो ये उनका खुद का डिसीजन होगा. यूएसए यूनाइटेड किंगडम उसे किसी बात के लिए एनफोर्स नहीं करेगी कि ये आपको रहने देना है या ये आपको हटाना है. उन्होंने हटा दिया, ठीक है. फिर हमें डिमोनेटाइजेशन करना है तो ये हमारा इंटरनल डिसीजन था, ये हमने खुद ले लिया. हमें रशिया को सपोर्ट करना है कि हमें यूक्रेन को सपोर्ट करना है, ये डिसीज़न हमारी कंट्री के अपने होंगे. हमें यूएसए यूनाइटेड किंगडम जापान या कोई और कंट्री फोर्स नहीं करेगी. नो 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 नो, यू हैव टू सपोर्ट यूक्रेन ओनली. और ऐसा भी नहीं बोल सकती यू हैव टू सपोर्ट रशिया ओनली. टू हुम वी आर गोइंग टू सपोर्ट, इट्स आर इंटरनल डिसीजन. और ये डिसीजन हमारी कंट्री के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ले सकते हैं. हमें किसी फॉरेन पावर की, फॉरेन इन्फ्लुएंस की इसमें ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ व्हाट सोवरेन. सोवरेनिटी इज़ द फ्रीडम टू गवर्न वन सेल्फ विद इन अ टेरिटरी. अपनी टेरिटरी में अपने आप को गवर्न करना, उसकी फ्रीडम हमें मिलना ही क्या होता है, सोवरेनिटी. एंड टू बी फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल. हम हर एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री हैं. इंडिया आर फ्री टू गवर्न देमसेल्फ. इंडिया बिल्कुल फ्री है अपने आप को गवर्न करने के लिए. हम जैसे चाहें वैसे लॉज बना सकते हैं, बस हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना है. देयर शुड बी नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. हमारी पॉलिसीज़ में, हमारी प्लानिंग में, हमारे फॉरेन रिलेशंस में किसी एक्सटर्नल अफेयर का कोई रोल नहीं है. वॉट एवर वी आर प्लानिंग, किस कंट्री के साथ हमें रिलेशन रखना है, किसके साथ नहीं रखना है, ये हमारी अपनी प्लानिंग है. नाउ सोशलिज्म, ये भी हमारे कहाँ पर मिलेगा आपको, कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा, जो जिसको हमने ऐड किया है 1976 में. देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, सोशलिस्ट. Student, socialism means what? That everyone must enjoy social and economic equality. Here we have made the provision that everybody who is a citizen of India, he'll enjoy social and economic equality in India. सोशल इक्वालिटी की बात करें तो वी ऑल हैव इक्वल स्टेटस. हमने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया है इसीलिए कि कोई ऊंची जात कोई नीची जात नहीं होगी. वी ऑल आर इक्वल. इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए हमने क्या किया है, हमारी गवर्नमेंट ऐसे प्रोविज़न करती है सो दैट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल. हर व्यक्ति, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को भी एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल पाए. जितनी वेल्थ है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो उसका, इसका भी हमारी सरकार ध्यान रखती है. अब स्टूडेंट देखो, अब आप बोलेंगे मैम मुकेश अंबानी तो इतना रिच है, हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो. स्टूडेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन तो कभी भी नहीं हो सकता है. आपकी क्लास में भी आप देखते होंगे, एक बच्चा ऐसा होता है जो 95% से कभी कम नहीं लाता है, एक ऐसा होता है जो 50 से ऊपर कहीं नहीं कभी नहीं जाता. पर वो 50 वाला बहुत ज़्यादा सफ़र ना करे. हमारी कंट्री में जो लोग हैं, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट होता है, वो ज़्यादा सफ़र ना करें. उसके लिए हमारी गवर्नमेंट कुछ प्रोविजंस करती है. वो प्रोविजंस क्या है कि पहले वो रिच लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है और टैक्स कलेक्शन में जो अमाउंट मिलता है उसको स्पेंड करती है पुअर्स के ऊपर. आप लोगों ने राशन की दुकान कंट्रोल्स वगैरह सुने होंगे. वो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू वो 2 रुपये किलो में, 3 रुपये किलो में अनाज किसको प्रोवाइड करती है, पुअर को. पुअर को बहुत सारी सब्सिडीज़ देती है सो दैट दे कैन सेव सम अमाउंट ऑफ मनी. इन दिस वे इकोनॉमिक इक्वालिटी इज़ मेड बाय हूम, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ गिवन बाय गवर्नमेंट. हमारी सोसाइटी एक अनइक्वल सोसाइटी है. बहुत गैप है रिच और पुअर के बीच में. पावर्टी बहुत सारे लोगों को गुड एजुकेशन रिसीव करने से रोक देती है. इसीलिए हमारी सरकार ने सरकारी स्कूल बनाए हैं कि आप ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप स्कूल नहीं जा सकते. आप जाओ गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ाई करो. गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और स्टूडेंट हमारी जो मोस्ट ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड हैं, भले ही वो आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या आपकी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी हो, दीज ऑल आर रन बाय गवर्नमेंट. ओके, बिल्कुल मिनिमम फीस में आप वहाँ जाके एडमिशन ले सकते हो. विच इन टर्न प्रिवेंट्स फ्रॉम गेटिंग, अगर वो अच्छा पढ़ा नहीं होगा बच्चा तो उसे अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाएगी, तो वो विशेष सर्कल में फंस जाएगा पावर्टी के. तो इनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके तो इस ब्रिज को भरने के लिए सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है और इसको सरकार बहुत अच्छे से पूरा कर रही है. टैक्स लेती है रिच लोगों से, उससे स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज बना रही है सो दैट पुअर कैन गेट अ बेटर एजुकेशन. नाउ सेक्युलरिज्म इज ऑल्सो एडेड ऑन 1976. सेक्युलरिज्म मीन्स व्हाट होगा, इंडिया का कोई अपना
स्टेट रिलीजन नहीं होगा, स्टेट मतलब कंट्री का कोई धर्म नहीं होगा, तो हम सारे रिलीजन्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे. इन इंडिया वी हैव गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल रिलीजन बिकॉज द कंट्री इज़ नॉट हैविंग एनी स्टेट रिलीजन, एनी कंट्री रिलीजन. ठीक है, हमारी कंट्री का कोई धर्म नहीं है, हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, इसलिए हम सारे धर्मों को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं. सी जैसे हमारे पास 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, बट वी डोंट हैव एनी नेशनल लैंग्वेज. व्हाई सो? इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, हम किसको इंपॉर्टेंस देके नेशनल लैंग्वेज बना दी, इसलिए हमने कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाई. इन द सेम वे वी आर द कंट्री विच इज हैविंग 8 मेजर रिलीजन, सो विच रिलीजन विल ट्रीटेड एज स्टेट रिलीजन. दैट इज़ वाई हमने किसी रिलीजन को अपना स्टेट रिलीजन नहीं बनाया है. हम सेक्युलर कंट्री हैं, वी हैव गिवन इंपॉर्टेंस टू ऑल रिलीजन. And here we have given right to freedom of religion. Whatever religion you want, you can profess it. One more thing is there कि अगर आप अब किसी धर्म में पैदा हुए पर आपका ग्रेजुअली इंटरेस्ट किसी और रिलीजन में डेवलप हो जाता है, तो यू कैन कन्वर्ट योर रिलीजन. यू आर वेरी फ्री इन इंडिया. These includes freedom of profess, propagate और practice any religion. आप किसी भी religion को practice कर सकते हैं, उसे propagate कर सकते हैं. What is the meaning of propagation? मतलब आप अपने धर्म को फैला भी सकते हैं. Conversion करवाना है आप, बिल्कुल जो आप आपके religion से inspire हो जाए, आपके religion में जिसको advantage दिखे, they can convert themselves into your religion. So you can propagate your religion, profess, practice your religion. Even you can open your school, which is providing to give your religion एजुकेशन टू योर चिल्ड्रन. ठीक है, तो हर धर्म जैसे मदरसे जो हैं, मदरसे में स्पेसिफिकली अरबिक लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, इस्लामिक लॉस पढ़ाए जाते हैं, तो हमारी कंट्री में उसकी बिल्कुल फ्रीडम हमने दे रखी है. आप बिल्कुल फ्री हैं, आप अपने बच्चों को ये पढ़ा सकते हैं. एवरी रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया कैन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट इट्स फेथ. ठीक है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जितने भी लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी, लिबर्टी, लाइफ को प्रोटेक्ट करे, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट ना करे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन. हमारी सरकार किसी भी ग्राउंड पे 2 सिटीजन्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, भले ही वो जो बेस हो डिस्क्रिमिनेशन का, सेक्स हो, रिलीजन हो, क्रीड हो, कास्ट हो, ऐसे किसी भी ग्राउंड पे आप 2 लोगों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे. Now democracy you all know from class 4 or 5 you have read about democracy. आप लोगों ने बहुत पहले से डेमोक्रेसी को पढ़ा हुआ है. डेमोक्रेसी इज basically defined as the rule of the people. Here the major importance is given to the general public. They are going to elect their leaders. डेमोक्रेसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी रेफर करती है गवर्नमेंट को वेयर पीपल हैव पावर टू वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. हमारी कंट्री में हमारे पास पावर है दैट वी आर गोइंग टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव. दिस रिप्रेजेंटेटिव कैन मेक लॉ ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. और फिर यही रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में बैठ के, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बैठ के हमारे लिए लॉज बनाएंगे. इंडिया में हर वो पर्सन जो जिसकी एज 18 ईयर है, they can vote, they have right to vote. इसके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि आप किस कास्ट, किस कलर, किस सेक्स से बिलोंग करें. अगर आपने अपना 18 ईयर अटेन कर लिया है तो आप वोट दे सकते हैं. दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इंडिया में हर 5 ईयर में इलेक्शंस होता है. इलेक्शंस आर हेल्ड इन एवरी 5 ईयर. People are dissatisfied with the current government. If we are thinking now, we are in 2022 and Narendra Modi is the PM of the country. BJP की government है. So if I'm thinking that no, Narendra Modi is not working properly, I have to change him in जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा 24 में होगा. अभी जो इलेक्शन हुआ था इसके पहले वो 19 में हुआ था. अब आने वाला इलेक्शन 2024 में होगा. तो आई कैन ईजिली चेंज. हम सब लोग सब लोग साथ में क्या, सब लोग इंडिविजुअली सोचेंगे कि नहीं यार, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट तो अच्छा नहीं कर रही है, हमें इनको चेंज करना है. तो 2024 में हम एक नया ऑप्शन ढूंढ सकते हैं. ठीक है, हम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वोटिंग कर सकते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वोटिंग कर सकते हैं. और अगर हमें लगता है कि नो, हमारी जो वर्ल्ड में इमेज बनी है, हम जो इतना स्ट्रांगली रिप्रेजेंट हो रहे हैं वर्ल्ड में, वो सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं उनके लिए ही हो रहे हैं, तो मैं तो भैया 24 में भी बीजेपी की गवर्नमेंट को ही कंटिन्यू रखूँगी. यू कैन टेक योर डिसीजन बाय योर ओन. स्टूडेंट अब्राहम लिंकन जो 16th प्रेसिडेंट थे यूएसए के, अब्राहम लिंकन
जिनको स्लेवरी एबलिश करने के लिए भी जाना जाता है, ये यूएसए के 16th प्रेसिडेंट थे और इन्होंने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया है एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जिसकी गवर्नमेंट है, लोगों की गवर्नमेंट है, किसके लिए काम करती है? लोगों के द्वारा काम करती है। काम करने वाले कौन है? लोग ही हैं। नाउ फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म? स्टूडेंट, जब आप टू टीयर में गवर्नमेंट को डिफाइन कर देते हो, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज़ पॉपुलरली नोन एज यूनियन गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट पॉपुलरली नोन एज प्रोविजनल गवर्नमेंट, तो इसको हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, वी आर मोर देन 130 बिलियन, 130 करोड़ से भी ज़्यादा हम लोग हैं। तो बच्चा बहुत सारे विलेजेस हैं, बहुत रीजनल डाइवर्सिटी है, सो वी हैव इंड्यूस्ड वन मोर टीयर दैट इज़ लोकल लेवल गवर्नमेंट। यहाँ पर विलेज पंचायत भी आएंगी, म्यूनसिपालिटीज़ भी आएंगी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी आएंगे। ठीक है, तो वी हैव 3-tier सिस्टम, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यू कैन see only 2-tier system where central government and state government exist और union government और provisional government exist। ठीक है, चलो, इंडिया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसका मतलब है हमारी जो कंट्री है वो 2 लेवल्स पे गवर्न होती है। नो बच्चा, हमारी जो कंट्री है वो 3 लेवल पे गवर्न होती है, एक है सेंटर, दूसरा है स्टेट। जो प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री में, तो देखो विलेज पंचायत, म्यूनसिपालिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी होते हैं, इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारी कंट्री का, संविधान के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हेड ऑफ द कंट्री इज प्रेसिडेंट। और प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते हैं? हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट 1 मार्क का, हु इज द हेड ऑफ द कंट्री? प्रेसिडेंट। हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? प्राइम मिनिस्टर। एंड द पार्लियामेंट मेक्स लॉ फॉर द कंट्री। पार्लियामेंट को हमने ड्यूटी दे दी है कि भैया तुम हमारे लिए नियम कानून लॉज बनाओगी। स्टेट लेवल पे जो गवर्नर होता है वो नॉमिनल हेड होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। सेम सेंटर में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है, स्टेट वही पोजीशन गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की हो जाती है। गवर्नर हेड होता है स्टेट का और चीफ मिनिस्टर हेड होता है गवर्नमेंट का। जैसे लोकसभा और राज्यसभा सेंटर में है, वैसे ही विधानसभा जिसको आप स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हो वो एग्जिस्ट करती है कहाँ पर? स्टेट्स में। इसके भी स्टेट लेजिस्लेचर के भी 2 पार्ट होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टूडेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं होता, सिर्फ 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल मिलेगा एंड यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दीज 6 स्टेट। मैं वेट करूँगी आपके कॉमेंट का। और स्टूडेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और हमारी लोकल लेवल गवर्नमेंट आपस में लड़े नहीं, लड़े ना, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आपस में फाइट ना करेगी, मेरा है मैं इसमें काम करूँगा, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप काम करोगे, ये ऐसी लड़ाइयाँ ना हो। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली डिफाइन किया है, 3 लिस्ट बनाई है, एक है यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। इन लिस्ट में सारी ड्यूटीज, यूनियन लिस्ट में वो काम दिए गए हैं जो यूनियन गवर्नमेंट करेगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। स्टेट लिस्ट में वो सारे प्रोविजंस हमने जोड़े हैं जहाँ पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। और कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जहाँ पर ये दोनों ही मिलकर काम कर सकती हैं। इंडिया इज़ अ रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो स्टूडेंट, इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। कैसे? देखो, in India the government is chosen by the people. Who is going to elect the government? People. हम लोग ही सरकार को चुनते हैं। And the government, whatever government is there, the government is answerable to the people. गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजंस हैं, गवर्नमेंट उसके लिए आंसरेबल है, लोगों को सरकार को जवाब देना पड़ेगा, लोगों को क्यों डिसीजन लिया गया। ठीक है, जितने भी एडल्ट सिटीजन्स हैं उनको राइट है वोट करने का, और अगर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहें तो वो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए एक एज होती है, वो एज को वो क्रॉस कर जाएं। जैसे 18 ईयर में तो आप वोट दे सकते हैं, पर अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए एज वेरी करेगी। तो उस एज को अगर आप क्रॉस कर सकते हैं तो हर कॉमन बंदा इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर सकता है और वोट भी दे सकता है। So India is a country where the government is chosen by the people. Everybody is free to contest election. Everybody is free to give votes. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ग्रांट्स इक्वलिटी। ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ये इक्वलिटी लेके आई है सबके लिए। आप किसी भी कास्ट के हो, क्रीड के हो, सेक्स के हो, रिलीजन के हो, आपके पास पैसा है नहीं है, वेल्थ है नहीं है, ये मटेरियल है, यू कैन वोट। ओनली थिंग यू हैव टू अटेन योर 18 ईयर्स। यू कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन
बस इलेक्शन के लिए एज अलग है, लोकसभा के लिए अलग एज है, राज्यसभा के लिए एज अलग है। अब रिपब्लिक की बात करें तो रिपब्लिक किसको बोलते हैं स्टूडेंट, जरा ध्यान से सुनना। रिपब्लिक उस कंट्री को बोलेंगे जहाँ पर जो हेड की पोजीशन है वो हेरिडेटरी नहीं है, जहाँ पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्टेड हो, उस कंट्री को आप क्या बोलोगे, रिपब्लिक कंट्री। समझ में आई बात स्टूडेंट? इन एनी ऑफ द कंट्री वेयर द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड इज कॉल्ड रिपब्लिक कंट्री। पर जहाँ पर हेड की पोजीशन हेरिडेटरी हो उसे आप रिपब्लिक नहीं बोलेंगे स्टूडेंट। तो जो इंग्लैंड है वो रिपब्लिक कंट्री नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो हेड ऑफ द कंट्री है वो है मोनार्की, और मोनार्की होती है हेरिडेटरी। आई बात समझ में? पर इंडिया में हेड की पोजीशन होती है प्रेसिडेंट की। तो क्या प्रेसिडेंट की पोजीशन हेरिडेटरी है? नहीं बच्चा, ठीक है। चलो, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद, ये कहीं किसी हेरिडेटरी से जुड़े हुए हैं? नहीं, इनको इलेक्ट करके हम लेके आए हैं। तो क्या रिपब्लिक का मतलब समझ में आया? चलो एक बार बुक को देख लेते हैं। रिपब्लिक मीन्स हेड ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी हेरिडेटरी, हेरिडेटरी हेड नहीं होगा, जबकि लोग उसको चुनेंगे इलेक्शन से। इन रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड इज इलेक्टेड फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड एक फिक्स टाइम के लिए होता है। इंडिया में ये फिक्स टाइम 5 ईयर है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर। इंडिया क्योंकि एक रिपब्लिक कंट्री है तो उसका एम है सिक्योर करना कि हमारी कंट्री में जस्टिस भी हो, लिबर्टी भी हो, इक्वालिटी भी हो, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, बंधुत्व हो, इक्वालिटी मतलब हम सभी इक्वल हो, लिबर्टी हो मतलब हमें एक लीगल फ्रेमवर्क तक आज़ादी मिले, जस्टिस हो मतलब हम लोग के साथ कोई अन्याय ना हो। तो ये स्टूडेंट हम लोग सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले हम लोग देखेंगे जस्टिस। Justice implies that individual should not get what is due to him. It means setting right whatever is wrong. So students, हमारी कंट्री में जितने भी सिटीजन्स हैं जो उनके पास है वो उनका ही रहे, जिस पे उनका लीगल राइट है वो उनका ही रहे। अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ हो तो उसको गलत ही बताया जाए। ये क्या है? जस्टिस। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section. Next, rest of the part we'll discuss in next video.